सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भाई क्यों बेटा खाना नहीं चले रहते और के नमस्कार। अभी लगा कि हाँ हम एक साइड से नहीं बोल रहे हैं, दोनों साइड से हैं। दोनों साइड से लोग रहता तब ना बातचीत कर रहे हैं। हम आपको भाषण देने नहीं आए, हम कोई नेता नहीं है, गुरु नहीं है, हम कोई भाषण देने नहीं आए हैं, हम बातचीत करने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं, आपकी बात सुनने आए हैं, किसी एक जगह पे पहुंचने आए हैं। तो मेरा नाम जितेंद्र है और मैं मिथिला किसान उत्पादक संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड से हूँ। आपके प्रखंड में जैसा कि अभी आपने सुना कि संगठन में बहुत ताकत है, बहुत। सर मैथिली थोड़ा सा मेरा टाइट है, हिंदी बोलेंगे चलेगा? मैथिली करेंगे, हमारा कमजोर है, एक बार ठीक है। तो बचपन से हम लोग जो है कहानी पढ़ते रहे हैं कि एक लकड़ी का गट्ठर, उसकी सारी लकड़ी अलग अलग निकालो, तोड़ते चले जाओ, खट 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 टूट जाएगी, और जब तक वो गठरी में है उसको तोड़ने की कोशिश करो वो टूटेगी। यानी कि संगठन में ताकत तो है। मतलब ये है कि आप सब लोग हनुमान जी हैं, आपको आपकी ताकत याद नहीं है। मैं आज कुछ नहीं करने जा रहा, मैं आपको सिर्फ आपको आपकी ताकत याद दिलाने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक, पहला चीज। दूसरा चीज, आप लोग इधर से आ जाइए, पीछे आ जाइए, इधर खड़ी रहना, पीछे आ जाइए, थोड़ा सही रहेगा। सामने से आप बोलेंगे तो अभी हर एक सेक्टर जो है वो आगे बढ़ रहा है। जितना भी सेक्टर है इंडिया के अंदर आगे बढ़ रहा है, सिवाय एक के, और वो है एग्रीकल्चर, खेती। अब यदि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बात करूं तो 1947 में 2 रुपए क्विंटल गेहूं था। 2 रुपए क्विंटल गेहूं था। और उस टाइम जो एक टीचर थे, उनकी भी सैलरी लगभग 2-2.5 रुपए। आज उनकी सैलरी 75,000 है और आपके गेहूं की कीमत 2,524। सही है। क्या उस रेशो में बढ़ा? नहीं बढ़ाना। क्यों नहीं बढ़ा? देखिए, पहला चीज तो ये कि एक कॉमोडिटी है, ये एक जरूरत की चीज है। टीचर को कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप लोगों को बहुत तरह के सपोर्ट भी करते हैं। ट्रेनिंग्स हैं, खाद में, बीज में, सब्सिडाइज, बहुत सारा चीज मिलता है। लेकिन क्या हम लोग सही तरीके से वहां तक पहुंच पाते हैं? उदाहरण के लिए मैं कुछ जब आगे बढ़ूंगा तो मैं बात करूंगा इसमें, लेकिन एक छोटा सा बात करते हैं अभी हम कि ये चचा है, ये इन्होंने मशरूम की खेती कर ली। अब ये 10 किलो मशरूम डेली उगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 किलो मशरूम डेली उगा रहे हैं। और मशरूम एक हाई रेट का प्रोडक्ट का, हाई रेट का प्रोडक्ट। लेकिन सही बताइएगा, क्या ये बेच भी पाएंगे और खा भी पाएंगे पूरा? नहीं। 10 किलो मशरूम लेके कितना खा लेंगे? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, कितना बांट देंगे? 1 किलो, 2 किलो, बाकी क्या करेंगे? 8 किलो। 8 किलो क्या लेकर के डेली जाएंगे दरभंगा? संभव नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम फसल तो चुनते सही हैं अपने हिसाब से, लेकिन परिवेश के हिसाब से हमारा चुनाव गलत हो जाता है। लेकिन यही चचा और यही चचा जैसे यदि 100 लोग मिल जाएं, कितने लोग? 100। और 10 किलो यदि डेली उगा रहे हैं तो कितना हो गया? 10 क्विंटल, 1000 किलो। 1000। अब हमको बताइए कि आपको जाने की जरूरत है या व्यापारी आकर के लेके जाएगा? ये है संगठन की ताकत। अब आप खाइए भी और जम के बेचिए भी। अच्छा चलिए, अब मान लेते हैं कि ये सक्षम है, 10 किलो डेली लेकर के जा सकते हैं, दरभंगा जा सकते हैं। तो क्या ये मोल भाव की ताकत रखते हैं अपने पास? 8 किलो तो है, 10 किलो तो है, अच्छा ठीक है, जो देना है दीजिए, चल रहे हैं। सच्चाई यही है। लेकिन जैसे ही आपके पास स्टॉक है 1000 किलो का, हमको इससे कम लेंगे नहीं, आपको लेना है तो लीजिए। व्यापारी बोलेगा इतना अच्छा स्टॉक इतने मात्रा में हमको मिल रहा है और कहाँ बैठेंगे? भटकने में भी तो पैसा लगता है। तो आपके मोल भाव की ताकत भी बढ़ जाती है, बढ़ती है। तो
मैं जो आपको कहने जा रहा हूं सिर्फ ये मोटिव नहीं है कि नई टेक्नोलॉजी पे जाइए, नए बीज पे जाइए, सिर्फ ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि जो भी कीजिए वो संगठित रूप से कीजिए, उस संगठन में हिस्सा बनिए संगठन का और संगठित रूप से कीजिए, तभी हो पाएगा, ऐसे संभव नहीं है। अब गेहूं ही करते हैं हमारे यहाँ लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितने लोग बैठे हैं तो कम से कम 5 वैरायटी का गेहूं निकल जाएगा। सब एक ही वैरायटी का किए थे, सब अलग अलग किए ना, सबको अलग अलग रेट मिलता है, लेकिन इस सब इकट्ठा एक वैरायटी का आप अपने यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग कराए। अच्छा, आप लोग सब जो है यूरिया पोटाश डीएपी का तो भरपूर इस्तेमाल करते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट तो है ही नहीं। कभी ये जानने की कोशिश की कि आपके खेत में यूरिया की जरूरत है कि नहीं? कभी ये जानने की कोशिश की पोटाश की जरूरत है भी कि नहीं? अच्छा, मुझे चलिए थोड़ा सा मैं आपको बदलता हूँ, मुझे एक चीज बताइए। एक गांव में 2 आदमी है, राम और श्याम। राम की तनख्वाह 10,000 रुपए। सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग, राम की तनख्वाह 10,000 रुपए है, लेकिन उसके खर्चे जो है वो 9,000 रुपए है। बचत कितनी तो कमाई कितनी? कमाई भी वही हुआ, फिर दिया उसका कमाई कितना? 1,000 हुआ। श्याम की तनख्वाह 8,000 है, लेकिन बचत उसका 3,000 है। कमाई कितनी? तो एक्चुअली में जो हमारा बचत है ना, वही हमारा कमाई है, और वही हमारी कमाई में ऐड करता है, जोड़ता है। क्या सच कर रहे हैं ना? गलत तो नहीं कह रहे? 6 महीने के बाद राम के पास कितना पैसा बचेगा? 6,000 रुपया। श्याम के पास बचेगा 18,000 रुपया। ज्यादा अमीर कौन? जिसने ज्यादा बचत किया। तो जबरदस्ती ही यूरिया डालना जरूरी है। हो सकता है कि आपके खेत में यूरिया डालने की जरूरत ही ना हो सकता है डालने की जरूरत हो तो कम डालना, पोटास कम डालना, डीएपी ज्यादा डालना हो। तो इसके लिए आप लोग को सॉइल टेस्टिंग कराना भी जरूरी है। अब एक आदमी तो नहीं कर पाएगा, कहाँ जाएगा? सच सही बात है, ना उसको पता है, ना उसको आता है, ना उसको आता है। सच्चाई है, आपकी गलती कहीं नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्राइम कर दिया, आपकी गलती कहीं नहीं है, मगर आपको ना आता है ना आता पता है। मगर जब आप संगठित रूप से रहते हैं साथ में, आपका एक ऑफिस है, ऑफिस में आपका एक सीईओ है जो पढ़ा लिखा आदमी है, वो आपके यहाँ से पूरे इलाके से, ऐसा तो नहीं है कि आपका अगल बगल में खेत है तो आपके खेत में जरूरत, आपके खेत में जरूरत नहीं, बराबर ही होगा लगभग। सिर्फ एक गाड़ी ही तो है बीच में, सिर्फ एक गाड़ी ही तो है। आप एक कलेक्टिव एकत्रित होकर के यदि आप 10 जगह से सैंपल लेकर के उसकी सॉइल टेस्टिंग करा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मृदा में, आपकी मिट्टी में क्या है और गेहूं के लिए क्या जरूरत है। उसके हिसाब से देंगे तो अब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अच्छा, आपको ये भी तो पता चल जाएगा साथ में इस गेहूं ही क्यों। जब आप सॉइल टेस्टिंग कराएंगे तो आपको ये भी तो पता चलेगा कि गेहूं ही क्यों। हम कुछ और भी तो कर सकते हैं जो इस जमीन में बम्पर पैदावार ला सकता है, जिसका मार्केट के साथ अच्छा कनेक्टिविटी है, कर सकते हैं ना। लेकिन वहां फिर एक दिक्कत आएगी, क्या? हम तो कर लेंगे, आप कीजिएगा नहीं। उसके पीछे 2 कारण। एक, हमको आता नहीं है करना, हमको आता नहीं है करना, हमको तो पूर्वज ने सिखाया गेहूं करना है, यूरिया पोटाश डीएपी ठोक के डालना है, गेहूं काटना है, प्रोसेसिंग करनी है, काम करना है। सच्चाई यही है। लेकिन यदि आप अपना बैरियर, जो तागा देखे ना, तागा का यहाँ पे ऐसा लगा रहता है ना, उसको सिर्फ इधर ही देखना है, आगे दाएं बाएं कुछ देखना ही नहीं है। ये बैरियर जो है ना, ये लगा हुआ है सब चीज, इसको तोड़ना है। हमको इसके आगे भी देखना है, इसके अगल बगल भी देखना है, क्या हो सकता है। मेहनत तो आप कर ही रहे और आप ही को करना है, कोई और तो नहीं करेगा। लेकिन उसमें यदि आज के परिवेश के हिसाब से, मार्केट के डिमांड को देखते हुए, आपकी क्षमता को देखते हुए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपसे होगा कि नहीं, ये तो नहीं कह रहे। आपकी क्षमता के हिसाब से
आप यदि अपने आय में थोड़ा सा वृद्धि कर सकें तो उसमें गलत क्या है? उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पढ़ना सीखने का मतलब कॉपी किताब से नहीं है, यहाँ जो आप लोग कह रहे हैं पढ़ाई ही है, ये पढ़ाई है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो आज जो हम लोग आए हैं बात करने के लिए, वो आए हैं एफपीओ के ऊपर। केंद्र सरकार का एक सीएसएस स्कीम है जिसमें पूरे इंडिया में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया है सरकारी स्तर पर, ठीक है। तो उसमें हनुमान नगर में आपके जो संगठन तैयार हुआ है उसका नाम है मिथिला किसान उत्पादक संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। यह एक सहकारी संगठन है, मतलब कोऑपरेटिव। हम आपसे हैं और आप हमसे हैं। यह संगठन बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीकृत है और इस संगठन का गठन केंद्र सरकार की नए किसान उत्पादक संगठन योजना के अंतर्गत किया गया है। यह संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रोत्साहित है। जैसे होता है ना, कोई नाबार्ड किसी को स्पॉन्सर करता है, किसी को नाफेड करता है, तो ये जो है एनसीडीसी है, यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रोत्साहित और कार्यान्वित है तथा इसके सुचारू संचालन हेतु कौशल्या फाउंडेशन द्वारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। यह संगठन हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र में काम करता है और इस संगठन के तरह से हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के अस्थायी किसान हो सकते हैं, यानी इस संगठन का मेंबर हनुमान नगर से बाहर का सदस्य नहीं हो सकता है। पहली चीज तो कि कोई बोलेगा कि हम बहादुरपुर से हैं, हम आके मेंबरशिप बन जाए, नहीं हो सकते। बहादुरपुर में अलग एफपीओ बनाए, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, मोटिव होता है ना, संगठन बनाया तो कुछ न कुछ कारण होगा, कुछ न कुछ मोटिव होगा। तो सदस्यों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक की सुविधा और वितरण में प्राथमिकता। अभी क्या है, अभी हम लोग मिथिला किसान उत्पादक संगठन के नाम से जो है लाइसेंस अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी। इनपुट का मतलब खाद बीज का लाइसेंस ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। जैसे ही हमें लाइसेंस मिले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट उतारेंगे। प्रोडक्ट हम किसके लिए उतारेंगे, संगठन किसका है, सदस्यों का है, जो जुड़ेगा सदस्यों का। यानी कि अब आप समझिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो हर चीज खुदरा में खरीदता है, मतलब बेचने की बारी आती है तो थोक में बेचता है। खाद कैसे खरीदते हैं, खुदरा में ना। गेहूं कैसे बेचते हैं, किलो में कि क्विंटल में, यानी कि आप थोक में बेच रहे हैं और खुदरा में खरीद रहे हैं, दोनों तरफ से पैसा घटा है। खुदरा में खरीदे तो ज्यादा पैसा दिए और थोक में बेचे तो कम पैसा दिए, है ना। पर यदि इसी चीज को हम थोड़ा सा परिवर्तन करें, जैसे इनको 5 बोरी यूरिया चाहिए, इनको 3, इनको 8, इनको 10, इनको 12, इनको 11, इनको 3, इनको 4, इनको 5, सबको कलेक्ट कर लिए भाई, जितने संगठन में लोग हैं, पता चला कि हमको 450 बोरी चाहिए, हम 500 बोरी मंगवा लिए। पहली चीज तो मिलेगा, अभी तो मिलता भी नहीं है ना, दिक्कत होती है ना, आदमी नहीं होती दिक्कत। पहली चीज तो मिलेगा और दूसरी चीज आपको ही मिलेगा, पहले आपको ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपके द्वारा ये संगठन है और संगठन आपके लिए, ये कोई बाहर की कंपनी नहीं है कि हम आकर के खाद बेच रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कोई बाहर की कंपनी नहीं है। आपके बीच से ही आप 15, 20, 25 लोग हैं, आप में से ही एक अध्यक्ष, एक सचिव बने और आप सबने जो है उनको बोला कि आप खाद मंगवाइए, हमारा इतना डिमांड है। लेकिन हमारे पास अधिकार है कि हम बाहर भी बेच सकते हैं, क्योंकि संगठन का फायदा यदि होगा तो सब में सबका फायदा है। लेकिन पहला प्रायोरिटी किसका है, सदस्य। हमने क्या लिखा है, गुणवत्तापूर्ण खाद, बीज और कीटनाशक की सुविधा और वितरण में प्राथमिकता, यानी कि पहले प्राथमिकता आपको ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। जो सदस्य हैं उनको ही मिलेगा, तीसरे को नहीं मिलेगा। सामूहिक ऋण सुविधा। अब हमको एक बड़ा, आप लोग सब गेहूं उगाते हैं, 2000 क्विंटल 2200 रुपए क्विंटल मिलने पड़ जाते हैं, आटा क्या रुपए किलो, लमसम 35 से 40 है, क्या गुना हो गया, 2 गुना।
पौने दो गुना 40 से कम कहीं नहीं, 2 गुना मान के चलिए। 100% 100% का मार्जिन। आप आटे का फैक्ट्री फ्लोर मिल लगाना चाहेंगे, आप लगा लेंगे चाचा? अकेले अकेले आप लगा लेंगे? नहीं। मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया लगेगा उसमें खर्चा, मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 1000 आदमी 100 आदमी मिला दिए तो हो गया। गेहूं की कमी है आपके पास ना, गेहूं की कमी नहीं है आपके पास, फैक्ट्री भी लग गई, एक प्रबंधन समिति हो गया, आपका आटा 40 रुपए में मार्केट में बिक रहा है। पैकेजिंग करके उसका भी कितने में बेच रहे थे? उसका एक प्लान वही जाएगा ना, एक प्लान भी बन गया और आपने 4 लोगों को रोजगार भी दिया। और आप कौन हैं? आप उसके मालिक। कितने के? जितना आपका हिस्सा है, जितना आपका हिस्सा है उतने की मालिक है ना। मैं 1 लाख रुपया अकेले लगा दूं तो अकेले मैं मालिक। 1000 आदमी ने मिलकर के 100 रुपए दिए तो 1000 आदमी मालिक। 100 आदमी ने मिलकर के 1000 दिए तो 100 आदमी मालिक। लेकिन उसका प्रबंधन समिति जो है एक ही बंदा होगा। 100 आदमी बोलेगा कि नहीं हम अपना चलाएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। 140 करोड़ की आबादी देश की, कितनी की? 140 करोड़। तो 140 करोड़ का चलता है क्या? हमने क्या किया? हमने सांसद चुन लिया जी, हमारे बदले आप लोग डिसीजन। सांसद ने क्या किया? प्रधानमंत्री चुन लिया, या आप हमारे नेता हो गए, आपके दिशा निर्देश में हम काम करेंगे। यही है ना। तो देश किसका है? देश तो हमारा है, जमीन तो हमारी है। टैक्स हम देते हैं तो टैक्स क्या होता है? वो हम 3 रुपए के जो बिस्किट खरीदते हैं और 3000 करोड़ का हवाई जहाज, सब पे टैक्स है। वो टैक्स गवर्नमेंट के खाते में जाता है, क्यों? डेवलपमेंट के लिए। वही पैसा घूम करके आपके गांव, समाज, प्रखंड में, जिला में, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्राम पंचायत सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, जितना पैसा है वही पैसा ना घूम के आता है। हाँ? तो आप क्या बनना चाहते हैं? टैक्स बचाने वाला या टैक्स देने वाला? टैक्स बचाने वाला। हम क्या करें? टैक्स देने वाला बनिए। टैक्स 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कोई घोड़ा करके लगाए हुए हैं कि आपको 5 लाख ज्यादा कमाना नहीं है। हम कहते हैं 10 लाख कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे, दीजिए गवर्नमेंट को, क्या जाता है? अरे कमाइएगा तब ना दीजिएगा। तो आप ये जो नेगेटिव मानसिकता है कि हमको टैक्स नहीं देना है, उसको तो बंद कीजिए पहले। टैक्स देने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, लेकिन टैक्स देने के लिए आपको कमाना भी तो पड़ेगा। तो आप 2 चीजों में से, अच्छी चीज और बुरी चीज, आपने बुरी चीज को कैच कर लिया कि हमको टैक्स नहीं देना। आप अच्छी चीज भी कैच कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 लाख कमाना है, कर सकते हैं ना। 10 लाख कमाइएगा तब ना टैक्स दीजिएगा, 20 लाख कमाइएगा तब ना टैक्स दीजिएगा। तो उस लाख वहां तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? चाहत है कि नहीं है? आप लोग अपने घर से अभी निकले, सही बताइएगा, आप लोग अपने घर से निकले अभी, मतलब किसी डायरेक्शनलेस दिशा विहीन चले थे, या पता था कि यहाँ आना है इसलिए आए? बोलिए। पता था ना? मतलब ये कि आप जब अपने घर से निकले तो आपने अपनी मंजिल को लॉक किया, कहाँ जाना है? यहाँ आना है, ठीक। अब यहाँ आने के लिए आपके पास रास्ते 2-3 थे, साधन 3-4 थे। आपने रास्तों का चुनाव किया कि नहीं, हम इस रास्ते से जाएंगे, पगडंडी वाले रास्ते से जाएंगे, हम हाईवे से जाएंगे, हम स्टेट हाईवे से जाएंगे, हम इस वाले रास्ते से जाएंगे। और उसके बाद फिर आप रास्ते के हिसाब से साधन का चुनाव करते हैं। हम कार से जाएंगे, हम साइकिल से जाएंगे, हम मोटरसाइकिल से जाएंगे, हम रिक्शा से जाएंगे, या हम पैदल ही जाएंगे। मंजिल यही है ना। अब उसमें डिपेंड करता है कि आपका साधन और आपका रास्ता आपके मंजिल तक आपको कितनी देर में पहुंचाता है। सही बोल रहे हैं? सही है। हाईवे से निकले हैं, एनएच से, एक्सप्रेस वे है ना, NH 57, उससे निकले, लेकिन चल रहे हैं पैदल। लेट ना होगा, लेट होगा कि नहीं होगा? और रिस्क भी है। क्यों रिस्क है? क्योंकि हाईवे पे जो है ना, सट गाड़ी निकल रहा है बगल से,
तो आपने रास्ता तो गलत चुन लिया, साधन भी गलत चुन लिया। आपको रास्ता और साधन का तालमेल भी बिठाना है। आप पगडंडी से लेके पगडंडी से यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकलेगा, पगडंडी से लेकिन ले लिया कार, पहुंचेंगे। अब आपने फिर यहाँ से गलत चुनाव कर लिया। तो मतलब यह है कि आपका साधन और आपका रास्ता, उसका भी तालमेल होना जरूरी है, तभी जाकर के आप सही तरीके से मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि ये आपको पता है, इसके लिए प्रॉपर सरकार की तरफ से समय समय पर ट्रेनिंग मिलता रहेगा। वो साधन और रास्ता क्या हो गया? वो साधन हो गया खाद बीज की उपलब्धता, रास्ता नए नए ट्रेनिंग्स, नए नए आपको अवसर, नया कोई फसल आया, नया कोई बीज आई है, हाइब्रिड बीज आया है। तो ये चीजें जो है आप अकेले नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देते हैं आपको, उदाहरण के बारे में समझिएगा। आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको मान लीजिए कि खाद की जरूरत है और आपको खाद नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं, तो आप कहाँ जाइए? ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस, नहीं सुने? डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस आप गए अकेले, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर से आप सुने, अच्छा ठीक है करते हैं, ठीक है जाइए, आपका आवेदन ले लीजिए, करते हैं इस पर कुछ विचार, जल्दी कराते हैं, हो गया, ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद चाचा भी पहुंच गया, चाचा से भी अकेले गए, आप भी अकेले गए, ये भी अकेले गए, उनको भी वही जवाब मिला, आओ आओ बाबा आओ, भाई सो की करबै, करै छी, किस ने किस हेतै, जरूर हेतै, करै छी, निश्चिंत रहो, हेतै। सच्चाई बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही। थोड़ी देर बाद आप भी पहुंच गए, अगले दिन वही जवाब, वही जवाब, वही जवाब। और मैं कहता हूँ संगठन में इतनी ताकत है कि आप में से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। एक संगठन का लेटर हेड निकालिए, उस पर लिखिए, अध्यक्ष का साइन मारिए और अध्यक्ष आप पहुंच जाए कि सर हमारी तरफ से एक ज्ञापन है, हम लोगों को खाद नहीं मिला, हमारे एफपीओ में 500 किसान है हमारे संगठन में, तो खाद दे रहे हैं कि कल से आए 10 लोगों से मिलने के लिए, खाद मंगवा रहे हैं कि सर कल 10 लोगों से आऊं मिलने के लिए, क्या सही क्या होगा? खाद पहुंचेगा, कहां से आएगा वो आपका हेडेक नहीं, वो आएगा। और ये है लोकतांत्रिक तरीका। हमने कोई बड़ा सा उठाया, कोई तलवार उठाई, कोई बंदूक उठाया, नहीं, हमने अपने संगठन का ताकत उनको दिखाया। जैसे 500 लोग, 500 में से 50 तो पहुंच ही जाएंगे और कुछ नहीं करना है, दरी बिछाएंगे और बैठ जाएंगे, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। अगले दिन पेपर में ऐसा हाईलाइट होगा वो मामला जिसका जवाब है। तो क्या होगा? प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, समस्या किसकी सुलझी? आपकी सुलझी, सबकी सुलझी। क्यों? क्यों? क्योंकि आप एकत्रित थे, आप एक अम्ब्रेला के नीचे थे, एक छाता के नीचे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भाषण दे रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं बात है नहीं चाचा, मानना और मानने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करना दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है। मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आऊँ अपनी बात रखूं और आप बोले कि हाँ आप जो बोले बहुत सही बात बोले, बहुत सही बात बोले, अब फिर आधे घंटे बाद हिंदी का एक मुहावरा है, बड़े ढाक के तेरी बात, सब किस ठीक लेकिन खुदा घर। यदि ऐसा करना है तो आप अपना समय और मेरा एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं। समय लीजिए पूछने का, बिल्कुल पूछने का बिल्कुल लीजिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाइए। बिना समंदर में पैर डाले आप ये कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि समंदर का पानी खारा है, मीठा है, कंकड़ है, पत्थर है, कीचड़ है। बिना समंदर में पैर, जब आप पहला कदम डालेंगे ना समंदर में, तो आपको पता चलेगा अच्छा कीचड़ है। आपका दूसरा कदम जो है ना ऑटोमेटिक उसके लायक एडजस्ट हो जाएगा। होता है ना, सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, पहला कदम रखते हैं तो दूसरा कदम क्या उसी लेवल पे आता है? नहीं, दूसरा कदम समझ जाता है कि अच्छा 9 इंची का सीढ़ी पहला स्टेप था, तो उसके हिसाब से जो है दूसरा कदम होगा। हम तो आगे देख रहे होते हैं। आप कभी गौर करके देखिए, सीढ़ी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहला स्टेप देखते हैं ऊंचा है तो दूसरा स्टेप अपने आप ऊंचा पकड़ा जाता है, तो उसको पता है जब तक पहला कदम हम नहीं डालेंगे तब तक दूसरा ऊपर चढ़ेगा नहीं। आगे बढ़ने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। हम ये भी मानते हैं कि पास्ट में यानी कि भूतकाल में ऐसी कुछ बात हो सकती है आपके साथ, या कुछ ऐसी घटना घटी हो, या कुछ ऐसी बात हुई हो जिससे आप में निराशा हो, आप में
नेगेटिविटी हो, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूँगा कि सड़क पे यदि चल रहे हैं और किसी पत्थर से चोट लग जाए तो क्या हम घर में आके बैठ जाएंगे? क्या ऐसे हम सड़क पे नहीं चलेंगे, हमको चोट लग गया, क्या करेंगे? आप मुझसे कुछ बोलिए, क्या करेंगे? बच के चलेंगे। पत्थर को उठा के साइड में कर देंगे, यदि भले मानुस है तो। यदि भले मानुस नहीं हो तो पत्थर वहीं छोड़ देंगे, तो उसको गाली देंगे, आपको चलने लगे। लेकिन चलना तो नहीं छोड़ेंगे, छोड़ देंगे। यही चीज अपने लाइफ में भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। सेम चीज कि हमको चलना है, हमको एक मंजिल तय करनी है। आप यदि यहाँ तक आए हैं तो आपने अपने माइंड में लॉक किया कि हमको यहाँ आना है। अब आपको जहाँ जाना है ना, वहाँ का मंजिल लॉक कीजिए, हमको वहाँ पहुँचना है। और उसके लिए हमको क्या करना होगा, कौन से साधन इस्तेमाल करने होंगे और कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना होगा। अकेले कभी नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन सब मिल करके सब पहुँचेंगे वहाँ पे, ये गारंटी है, ये तय है। सपोर्ट करने के लिए सरकार यहाँ बैठी है, सरकार की मशीनरी है, सरकार का सिस्टम है। एकल ऋण सुविधा आप देखिएगा, यानी कि इंडिविजुअल लोन एप्लीकेशन जो है वो बहुत रिजेक्ट हो रहे हैं आज के डेट में, लेकिन सामूहिक रूप से लोन्स जो है ना वो आज भी बहुत पास हो रहे हैं। आप लोग समूह में करके आइए, आप लोगों का जो भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है, कुछ भी करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं। अभी जो इस मिथिला किसान उत्पादक संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड में जो मुख्य प्राइमरी प्रोड्यूस है, चूंकि दरभंगा का है, ये मिथिलांचल का है, और मिथिलांचल में ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है मखाना को प्राइमरी प्रोड्यूस माना गया है। इसलिए हम लोगों को मखाना पे भी काम करना है पहले, लेकिन ये नहीं है कि दूसरे प्रोडक्ट पे काम नहीं करना है, लेकिन मखाना पे तो काम करना ही करना है। तो हम लोग अगले 3 से 4 महीने में मखाना प्रोसेसिंग प्लांट भी डालने वाले हैं, जिसका DPR रेडी है। मखाना का खेती तो यहाँ होगा ही नहीं। हम खेती कर ही नहीं रहे, हम खेती कर ही नहीं रहे ना। हम तभी तो आपको बोले, हम क्या बोले, प्रोसेसिंग प्लांट, यानी हम वो काम करेंगे जिसमें हम एक्सपर्ट हैं। हम डॉक्टर को कहा बोले कि मेरा पंखा ठीक कर दीजिए, आप MBBS है, आप इतना पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ लिख करके क्या हुआ, पंखा को ठीक नहीं कर सकते? मेरी बेवकूफी, क्योंकि उसने उसकी पढ़ाई की ही नहीं। पढ़ाई तो बहुत की, MBBS है, डॉक्टर है, लेकिन गलत डायरेक्शन है ना। मतलब हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमको किसको बोलना होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बोलना होगा। इसको सही करने के लिए हमको किसको बोलना होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बोलना होगा। तो मैं क्यों करूं प्रोडक्शन जो मुझे आता नहीं है? मैं जिस चीज का एक्सपर्ट हूं मैं वो करूंगा। हमारे यहाँ मखाना होता नहीं है। लेकिन सवाल, हमारे यहाँ जो खेती बाढ़ क्षेत्र है, हाँ, हमारे यहाँ जो फसल होना चाहिए, हाँ, कुछ ऐसा कारण है जिस कारण से हम लोग फसल नहीं उगा रहे हैं। ठीक। जैसे यहाँ हमारे यहाँ बकरी का आतंक है, सुगर का आतंक है, जिसके कारण हम मकई नहीं कर सकते हैं। चलिए, हम तोरी का खेती नहीं कर सकते। आपको देता हूँ मैं एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। आप अपने खेत की बाड़बंदी जो बोलते हैं घेराव, क्यों नहीं करते? जी, क्या बोलते हैं उनको, कटीला तार जो होता है उससे। घेराबंदी। अब आप बोलेगा महंगा पड़ेगा। आप सुना रहे हैं, हमको कटीला तार से नहीं घेरे, लेकिन बगल में ही पटोरी में हाँ, कटीला तार से भी हो गए। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी सक्सेस नहीं हुई। वो बकरी को काट गया और फसल बर्बाद कर दिया। अब कितना ऊंचा कटीला तार लगा देंगे, अब कहाँ कहाँ लगा देंगे, क्योंकि अब एक जगह पर नहीं चलता लगेगा। अब तेरा ये जो आप कह रहे हैं कितना जगह लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन तो संगठन में है। इसका गठन तो संगठन में है कि काहे के लिए अपना हम 4 कट्ठा खेत घेरे, 50 लोग मिलकर मतलब पूरा का पूरा एरिया ही कवर कर देते हैं। सवाल तो ये होता है, जब तक यहाँ इसका प्रबंध नहीं होगा, ये सुगर नहीं हटाया जाएगा। चलिए ठीक है, हम नहीं हटाएगा। कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? आप इसका समाधान बताइए, कैसे हटेगा? कैसे हटेगा? पहले समस्या के साथ समाधान भी आता है। समस्या आप सरकार से मांग रहे हैं, सरकार से डिमांड कर रहे हैं, रखना जाए। हाँ, लील बकरी आज से यहाँ नहीं है। हाँ, एक समय था, जिस समय लील बकरी का आतंक चल रहा था, तो यहाँ जो है तो लील बकरी को मोहम्मदन लोग मार के खा जाते थे। लेकिन सरकार उस पर रोक लगा दी, जिसके कारण आज हम लोग न तोरी का फसल कर सकते हैं, न मकई का फसल कर सकते हैं, आलू का फसल भी करना मुश्किल हो गया, सरकार के लिए भी नहीं कर सकता है। इसलिए जो शुगर आके सब खा जाए। इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? आप हाथ पे हाथ करके बैठे हैं, आप अकेले हैं इसलिए हाथ पे हाथ करके बैठे हैं। संगठन से जुड़िए, समस्या का निदान कैसे होगा पता है? पहुंचिए DM ऑफिस में, सर 500 लोगों का सर जीवन यापन चल रहा है,
जी 500 लोगों का जीवन यापन चलेगा सिर्फ खेती से। जी क्या चाहते हैं? यही बैठते हैं 500 आदमी चाह ले तो वो शुगर नहीं भागेगा, अकेले चाहेंगे तो नहीं भागेगा। देखिए पॉजिटिव वे में चलना पड़ेगा, नेगेटिव कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे 500 आदमी बैठ कि हम नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। अरे आप में इतनी ताकत है कि आप सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। ये नियम परिवर्तन नहीं होगा। आपकी बात वहां तक पहुंचे तो सही, लिखित माध्यम से, सही माध्यम से आपकी बात वहां तक पहुंची। आपको ये दर्द है, ये सरकार तक पहुंचा, और पहुंचा तो किस माध्यम से पहुंचा और किस लेवल तक पहुंचा? सर गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। किस माध्यम से पहुंचा? मुझे पेट में दर्द है, बहुत पेट में दर्द है, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई आया तो उसको कह दिए, कोई आया तो उसको कह दिए मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। कभी ठीक नहीं हो, मुझे उसके लिए क्या करना होगा? डॉक्टर के पास जाना होगा, और उस डॉक्टर के पास जाना होगा जिसके पास ये क्षमता है इस दर्द को सही करने की। उससे सही नहीं होगा तो वो रेफर करेगा, करता है ना रेफर, डीएम से नहीं होगा तो वो रेफर करेगा कमिश्नर के पास। सर ये मेरे स्कोप से बाहर है, आप इसको हैंडल कीजिए। आप वहां तक सही रास्ते से पहुंच, मैंने क्या बोला? आपका साधन और आपका रास्ता, ये दोनों आपकी मंजिल तय करते हैं, तीसरा कोई नहीं। आप किस साधन के जरिए वहां पहुंचना चाहते हैं और किस रास्ते के जरिए वहां पहुंचना चाहते हैं। मैं यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, आपको प्रॉब्लम है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूं, बड़ी अच्छी चीज मैंने अभी नोटिस किया है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग राजनीति से रुचि रखने वाले भी तो नहीं है ना, या है? कोई राजनीति वाले लोग नहीं है ना? हमारे पास बड़ी बड़ी भी लगता है, इसलिए कह रहे हैं। नहीं बोलिए ना, आप जो बोलना। कई बार हम जो है ना कोई एप्लीकेशन लिखते हैं कंप्लेंट का, शिकायत का, हमारे मुखिया जी के खिलाफ या सरपंच जी के खिलाफ लिख देते हैं, और वहां से पता है क्या जवाब आता है कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण यह शिकायत दी गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए आवेदन निरस्त किया जाता है। व्यक्तिगत द्वेष यानी कि मैंने मुखिया के ऊपर कंप्लेंट किया, मुझे जवाब आया कि छानबीन के बाद पता चला कि व्यक्तिगत द्वेष था, यानी कि मुखिया से आपकी व्यक्तिगत लड़ाई थी, इसलिए आपने जबरदस्ती कंप्लेंट कर दी, जबकि बात सही नहीं थी। बात ये थी कि हमने सच में कंप्लेंट किया था। ऐसा होता है ना? यदि उसी कंप्लेंट को 10 लोग नीचे साइन कर दें तब बदल गया मामला। अब व्यक्तिगत रहा वो, अब व्यक्तिगत रहा नहीं रहा, अब 10 लोगों के साइन, मतलब मुखिया की सबसे दुश्मनी है, तब मुखिया गलत है। अब वही एप्लीकेशन, वही शिकायत का पत्र 10 गुना पावरफुल हो गया।